सो अभी आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं, ठीक है, वो है वितरण मार्ग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है भाई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो बिजनेस यानी कि व्यवसाय, कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें बिजनेस हर जगह पे आता है। ठीक है, ये टर्म हर जगह पे आता है। तो बिजनेस सोसाइटी में क्या करता है, ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, वो अपने व्यू पॉइंट से जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन सोसाइटी को भी बहुत सारी सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, हेल्प कर रहा है हम लोगों को, बहुत सारी वस्तु यानी कि गुड्स, बहुत सारी सेवा, ठीक है, गुड्स, कमोडिटी, सर्विस, ये सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ना यूटिलिटी क्रिएट करना। यूटिलिटी क्रिएट करना, ठीक है, यूटिलिटी क्रिएट करना मतलब किसी भी चीज की उपयोगिता बनाना या बढ़ाना। ठीक है, जो भी है, ठीक है, उपयोगिता बढ़ाना या बनाना, यूटिलिटी क्रिएट करना। ठीक है, तो अब यूटिलिटी क्रिएट करना मतलब बिजनेस कैसे यूटिलिटी क्रिएट करता है, सिंपल। ठीक है, आयरन ओर है यानी कि लोहा जो जमीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, जब तक वो जमीन के अंदर है ना, किसी के काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई होगा, ठीक है, जो लोग माइनिंग करते होंगे, जो मेहनत से मशीन के हेल्प से ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, उसका शुद्धिकरण, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, और उसको फिर मार्केट में लेके आएंगे, तब वो लोगों के काम का होगा। ठीक है, तो ये एक तरह की यूटिलिटी क्रिएट हुई। ठीक है, और इस यूटिलिटी क्रिएशन को हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, ठीक है, यानी जगह के हिसाब से उपयोगिता बदली। ठीक है, जब जमीन के अंदर था मेरे आँख के लिए उपयोगिता 0 थी, लेकिन जब ऊपर आ गया, उसका शुद्धिकरण हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, तो अभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये काम किसने किया, बिजनेस ने किया, जो भी बिजनेस मॉडल वहां पे चल रहा होगा। ठीक है, इसी तरह होती है टाइम यूटिलिटी। ठीक है, यानी समय के आधार पे उपयोगिता लेके आना। तो अब टाइम यूटिलिटी क्या है, ठीक है, टाइम यूटिलिटी ये है, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन का ट्रेंड है, ऑनलाइन हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मेडिसिन भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, दवा ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो अब मानिए हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं रात में, ठीक है, हम बीमार हैं और हमको दवा टाइम से मिल जाती है, तो वो कोई एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, ऑनलाइन जो लोग आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो टाइम पे आपको वो सामान मिल गया। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि एक टाइम पे मिलती है, तभी उसको कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता इस्तेमाल में लाता है। ठीक है, तो ये हो गई टाइम यूटिलिटी। ठीक है, अगला होता है फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, यानी कि वस्तु के आकार प्रकार में परिवर्तन करके उसको इस लायक बना देना कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आटा नॉर्मल, उसको ब्रेड में बदल देना। कोई करता है मार्केट में, ब्रेड बना के बेचता है, ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या आटा घर में आता है, उसकी रोटी बनाते हैं, या मार्केट से रोटी लेके आते हैं, तो वस्तु के आकार प्रकार में चेंज हो गया। ठीक है, जो कमोडिटी है उसके फॉर्म में चेंज हो गया, अब वो इस फॉर्म में आ गई कि अब हम लोगों की आवश्यकता को, ठीक है, संतुष्ट करने में, उपयोगिता को संतुष्ट करने में, वांट को सेटिस्फाई करने में सक्षम है। ठीक है, तो बिजनेस का या प्रोडक्शन का एक ये भी फंक्शन होता है ना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, चाहे वो फॉर्म यूटिलिटी हो, वो टाइम यूटिलिटी हो, वो प्लेस यूटिलिटी हो। ठीक है, अभी यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, क्यों, अगली बात ये है ना कि हम लोगों को पता है, ठीक है, कि चाहे हम पूरी दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की, ठीक है, या अपने कंट्री इंडिया की बात करें, या अपने स्टेट झारखंड की बात करें, ठीक है, हम लोगों को पता है हर एक जगह पे हर संसाधन जो है वो अवेलेबल नहीं है, हर रिसोर्स हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या कहीं पे आप चले जाएंगे तो जैसे इंडिया में मिडिल वाले पार्ट में जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे कॉटन ज़्यादा है, खेत ज़्यादा है, खेती ज़्यादा होती है। या यूपी पंजाब में चले जाएंगे तो गेहूँ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग संसाधन है। ये इंडिया की बात कर रहे हैं,
पूरे वर्ल्ड में भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका में गोल्ड माइंस बहुत सारी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो मिलता है। या इंडिया में अगर आप देखें नॉर्दर्न साइड में कश्मीर में चले जाएंगे तो सेब के वहाँ पे बहुत सारे बाग हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सेब अगर कश्मीर में होता है तो उसको सिर्फ कश्मीर के लोग खा रहे हैं, हम लोग भी वो चीज़ यूज करते हैं, ठीक है। तो भले एक पर्टिकुलर स्टेट हो या कंट्री हो या पूरा वर्ल्ड हो, हर जगह हर संसाधन मौजूद नहीं है, लेकिन आज के दौर में दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ इंसान दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई वस्तु है ना तो उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है? वितरण मार्ग के हेल्प से कर सकता है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके हेल्प से कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा चैनल, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता बना हुआ है जिससे चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी जो है वो इससे चल रही है, जो लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वितरण मार्ग की वजह से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि वितरण मार्ग होता क्या है, ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो चेन ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरीज थ्रू विच अ गुड्स एंड सर्विसेज पासेस अंटिल इट रीचेस द फाइनल बायर, ठीक है। तो अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो भाई वितरण मार्ग क्या होता है? तो वितरण मार्ग क्या होता है ना कि जो भी उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, ठीक है, दूर बैठे हुए हैं, ठीक है, उन तक जो भी वस्तु है यानी कि गुड्स है और जो भी सेवा है यानी कि सर्विसेज हैं, उन तक पहुंचने से पहले अनेक हाथों से गुजरती है, बहुत लोगों से होते हुए जाती है, ठीक है। जैसे गेम खेलते हैं ना हम लोग, पासिंग द बॉल, ठीक है, तो समझ लीजिए उसी तरह का एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा सेटअप है जिससे कि गुड्स जो है वो होते हुए फाइनल कंज्यूमर तक जो उसको यूज करने वाला है वहां तक पहुंचते हैं, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सेटअप को हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण मार्ग कहते हैं, ठीक है। तो अभी वितरण मार्ग कहते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम डेफिनेशन में देख रहे हैं कि बहुत से हाथों से गुजरते हुए, ठीक है, या पासिंग थ्रू वेरियस चैनल। तो ये जो बहुत से हाथ है जिससे ये गुजर रही है, कौन से लोग हैं, ठीक है। तो ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मानो एक फैक्ट्री है जहाँ पे सामान बनता होगा, ठीक है, एक कंज्यूमर है जो उसको यूज करेगा, मेरे और आपके तरह, यानी कि उपभोक्ता, इस सामान को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं बीच में, ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप है ना इसको कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो बीच के लोग हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरमीडियरीज, और हिंदी में कहते हैं मध्यस्थ, मध्य यानी बीच के लोग, और एकदम ही नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बिचौलिया, बीच के लोग, ठीक है, जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्यस्थ कहते हैं इसको, ये भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, तो अभी हम पहले एक एक करके उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई कौन लोग हैं जो बीच में है, ठीक है। तो इन जनरल एक फैक्ट्री है जहाँ पे सामान बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एक वितरण मार्ग पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है, मतलब कि सामान को तो यहाँ से गुजरना ही है, नहीं, ठीक है। उसमें चेंज भी होते रहता है, किस तरह का सामान है, किस तरह की वस्तु है, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये एक जनरल सेटअप है, ऐसा होता है, ठीक है। तो जनरली कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री में जो सामान बना, ठीक है, वो गया एजेंट के पास, ठीक है, एजेंट भारी मात्रा में सामान यहाँ से उठाता है, ठीक है, और वो सामान को देता है अगले मध्यस्थ को, अगले इंटरमीडियरी को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होलसेलर, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं थोक विक्रेता, थोक में जो सामान बेचता है, ठीक है। इसके बाद सामान जाता है रिटेलर के पास, इसको हिंदी में हम कहते हैं खुदरा विक्रेता, ठीक है, और फिर फाइनली कंज्यूमर यानी कि ग्राहक के पास सामान पहुंचता है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण मार्ग का एग्जाम्पल है, और जैसा कि हम पहले भी बोले कि इसमें ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हर सामान को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पे जाना है, ठीक है। अलग अलग तरह का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है।
अलग अलग तरह की वस्तु पे भी डिपेंड करता है, या अगर जो फैक्ट्री का ओनर है वो इतना सक्षम है कि वो अपना सामान डायरेक्टली ग्राहक को, कस्टमर को बेच सकता है, तो वो क्यों इतने सारे लोगों को करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी होता है ना कि सिंपल जब सामान इतने सारे हाथ से पास होते हुए कस्टमर तक पहुंचता है, ग्राहक तक पहुंचता है, उसका दाम बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली वहां से कस्टमर को चला जाए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक एक करके कि ये जो वितरण मार्ग है यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, कितने तरह का हो सकता है? तो इन जनरल दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक है प्रत्यक्ष माध्यम जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मीडियम। ठीक है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष माध्यम जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मीडियम। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे दोनों का एग्जाम्पल और दोनों का टाइप। ठीक है, प्रत्यक्ष माध्यम और अप्रत्यक्ष माध्यम, इन जनरल जो भी वितरण प्रणाली है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इन्हीं दो कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक प्रत्यक्ष माध्यम है, एक अप्रत्यक्ष है। तो जो भी प्रत्यक्ष माध्यम होता है यानी कि डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर तक, डायरेक्टली उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। ठीक है, और इसमें कोई बिचौलिया यानी कि मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडियरी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अभी हम क्या बोले थे कि ऐसा हो सकता है बहुत सारे सामान में कि डायरेक्ट फैक्ट्री में बने और वहां से कस्टमर को मिले, उपभोक्ता को मिले। तो अगर ऐसा है तो इसको प्रत्यक्ष माध्यम बोलते हैं यानी कि डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या खास बात होती है और इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर जो सामान को बना रहा है, ठीक है, तो वो अब कैसे बेचेगा? फैक्ट्री वाला तो घर नहीं आएगा बेचने के लिए। ठीक है, तो इसका बहुत सारा तरीका होता है। जैसे हम एक सिंपल बताते हैं, हम लोग नॉर्मल में भी देखते हैं ना कि बहुत बार सेल्समैन घर पे आते हैं, हम लोग घर पे होते हैं, डोर नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि ये है, उस पर ये ऑफर है, इसका ये फायदा है, पूरी ब्रीफिंग देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि उनका माल जो है डायरेक्टली सेल्समैन के थ्रू वो घर घर जाके बेचते हैं। ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट मीडियम है। और बहुत सारी कंपनी ऐसी है, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है बाटा। ठीक है, बाटा जूते चप्पल की जो कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्ट मीडियम से बेचते हैं। मतलब बाटा की कहीं पे फैक्ट्री होगी जहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है, और फिर वो लोग अपने स्टोर्स खोले हुए हैं बहुत सारे हर जगह पे। ठीक है, रांची में भी है, फिरायलाल में, ठीक है, सॉरी चर्च कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और भी बहुत जगह पे है, या लिबर्टी या श्री लेदर। ठीक है, तो ये लोग डायरेक्ट मीडियम से बेचते हैं, मतलब उनके खुद के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो लोग खुद बेच रहे हैं, उसमें वो लोग कोई होलसेलर, रिटेलर, एजेंट किसी को नहीं दे रहे। ठीक है, तो इस तरह पे अगर सक्षम है, ठीक है, जो सामान बना रहा है, जो प्रोड्यूसर है, अगर वो सक्षम है कि वो डायरेक्टली बेच सकता है कस्टमर को, ठीक है, तो वो बेचे। तो इसीलिए दाम भी कम होता है। मतलब श्रीलेदर में अगर आप जाएंगे नॉर्मल लेने के लिए तो उसका प्राइस कम होता है। ठीक है, मतलब जिस क्वालिटी का वो लोग सामान देते हैं उसके कंपैरिजन में दाम कम होता है। क्यों? क्योंकि उतना, जैसे हम अभी बता रहे थे ना कि बीच के लोग भी जो प्रॉफिट लेते हैं, तो वो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो डायरेक्टली कस्टमर को मिल रहा है। ठीक है, बाटा हो या श्री लेदर हो, ठीक है, इस तरह के जो होते हैं, ठीक है, या लिबर्टी शूज हो। ठीक है, तो अब ये तो सामान की बात हुई, वस्तु की बात हुई। सेवा यानी कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, काउंसलर हो, काउंसलिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है, या बैंक, ठीक है, या टेलीकॉम की जो कंपनीज होती हैं मोबाइल वगैरह की, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट ही चलता है। ठीक है, मतलब अभी डायरेक्ट चलता है, जैसे कि जियो, नॉर्मल सा एग्जांपल है जियो। जियो का फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मानो हमको सर्विस चाहिए, तो अब फ़ोन है तो उसमें सर्विस क्या चाहिए होगी, रिचार्ज डलवाना है, ज़्यादा सर्विस यही चाहिए होती है, या डेटा पैक आपको अपने फ़ोन में इंटरनेट डलवाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें ही एक ऐप है जियो का, माई जियो। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपको वहीं से सर्विस मिल रही है, और आप उस ऐप को क्लिक करिए तो उसमें आपको रिचार्ज का ऑप्शन आ जाता है।
फिर सारा दाम आ जाता है कि आपको 11 का टॉपअप चाहिए, 21 का चाहिए, या 149 का रिचार्ज चाहिए, या 599 का चाहिए, और आप कर लीजिए। मतलब वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सेवा दे रहा है वहाँ पे टेलीफोन टेलीकॉम वाले, वो डायरेक्टली आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अब पहले इसमें भी था कि ये अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। कब था कि मोबाइल अभी कॉमन हो गया है, लोग ये जान गए हैं, लेकिन पहले इमेजिन करिएगा कि एक टाइम होता था कि दुकान पे जाके रिचार्ज करवाना पड़ता था, ठीक है भैया ये नंबर रिचार्ज कर दीजिए, तो वो दुकान वाला जो है वो करता था वो अपने मोबाइल से, तो वहां पे इंटरमीडियरी था। लेकिन अभी देखेंगे तो टेलीकॉम में भी ये प्रत्यक्ष माध्यम से सेवा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। D2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं कहीं कहीं, D2C, ठीक है। तो ये है प्रत्यक्ष माध्यम, ठीक है। तो प्रत्यक्ष माध्यम की खास बात क्या है, ठीक है, कि उत्पादक से डायरेक्ट उपभोक्ता तक, ठीक है। तो प्रत्यक्ष माध्यम में जो भी उत्पादक है वहां से डायरेक्ट उपभोक्ता, ठीक है, बीच में कोई नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम बताए, बाटा है, लिबर्टी शूज है, ठीक है, या श्री लेदर है, यहाँ पे रांची में एग्जाम्पल है ये, या टेलीकॉम कंपनी है, या बैंक्स हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट आपको गुड्स एंड सर्विस ये सारी प्रोवाइड करती है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष माध्यम, ठीक है। अभी आते हैं अप्रत्यक्ष माध्यम, ठीक है, मतलब जहाँ पे ये उत्पादक है, ठीक है, और ये उपभोक्ता है, ठीक है, यानी कि ये प्रोड्यूसर है और ये फाइनल कंज्यूमर है। इनके बीच में बहुत सारे लोग होने वाले हैं, ठीक है। तो किस तरह से हो सकता है, तो जब उत्पादक माल का उत्पादन, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है उतना सारा माल डायरेक्टली कस्टमर को बेचना, ठीक है। तो परेशानी आती है, तो ऐसे में वो क्या करेगा कि मध्यस्थ की सेवा लेगा, मतलब जो इंटरमीडियरीज जिनके बारे में हम लोग शुरू में पढ़े थे उनकी हेल्प लेगा, ठीक है, और उनको सामान वो बेचेगा, फिर वो आगे बेचेंगे, फिर ऐसे कस्टमर तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इसमें ये हो जाता है ना कि ये दूर दूर तक सामान पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल हम बताते हैं, आप किसी गांव में भी चली जाइए, ठीक है, वो चाहे जितना भी आउटस्कर्ट में हो, शहर के बाहर हो, ठीक है, और वहां पे अगर आपको कोई छोटी सी भी दुकान दिखती है, नॉट इवन दुकान, स्टॉल दिखता है, उसमें भी आप देखिएगा ना कि लेज और कुरकुरे का पैकेट टंगा हुआ है, क्यों, ये इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। तो बन रहा है कहीं और, ठीक है, किसी मेट्रो सिटी में होगा, लेकिन आप किसी गांव में चली जाइए, चाहे वो कितने भी आउटस्कर्ट में हो, अंदर हो, अगर वहां छोटा सा भी स्टॉल है तो आपको वो चिप्स का कुछ और दिखे नहीं दिखे, ये दिख जाएगा, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष माध्यम जो है, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी एक अच्छी बात भी है, ठीक है, कि इससे सामान जो है ना वो दूर दूर तक पहुंच जाता है। नहीं तो अगर आप सोचिए कि वहां पे ये रिटेलर जो है, खुदरा विक्रेता जो है, ये जो दुकान लगा के बेच रहा है, अगर वो नहीं हो, तो जो गांव के लोग हैं उनको नहीं पता ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करते हैं, ठीक है। या गांव में कोई, जैसे प्रत्यक्ष माध्यम में जो हम बोले कि सेल्समैन डोर टू डोर सेल करते हैं, वो नहीं जाते उस एरिया में, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है अप्रत्यक्ष माध्यम की, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कि फार रीच है, इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी आते हैं इस पे, ठीक है, जैसा हम बोल रहे थे कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे विक्रेता होंगे, फुटकर विक्रेता जो छोटी क्वांटिटी में सामान बेचते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें कितने तरह का चैनल हो सकता है, ठीक है, मतलब इसमें जो है माध्यम वितरण मार्ग जो है वो कितने तरह का हो सकता है, ठीक है। तो अभी ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जो उत्पादक है, ठीक है, वो दे दे थोक विक्रेता को, यानी कि होलसेलर को, ये नॉर्मल ऐसा ही चलता है मार्केट में, ये दे दे रिटेलर को, यानी कि खुदरा विक्रेता, या कहीं कहीं फुटकर विक्रेता भी लिखा हुआ होता है, दोनों वही सेम है, ठीक है, और ये दे दे कस्टमर को, ठीक है, ऐसा भी चलता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उत्पादक से रिटेलर यानी कि खुदरा विक्रेता ले ले और वो कस्टमर को यानी कि उपभोक्ता को बेच दे,
ठीक है, तो ऐसा भी चलता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष में ऐसा इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये डिफरेंस है अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं कि ये है वितरण मार्ग। ठीक है, वितरण मार्ग मतलब वो प्रणाली, ठीक है, जिससे कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, ठीक है, बहुत लोगों के हाथों से हो के गुजरते हुए डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचती है। ठीक है, तो इंटरमीडियरीज होते हैं, इसके बीच में मध्यस्थ होते हैं, एजेंट हो सकता है, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, इस तरह के लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, और ये दो तरह से काम हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बोले थे कि प्रत्यक्ष माध्यम से हो सकता है कि डायरेक्ट कस्टमर को पहुंच जा रहा है, एग्जाम्पल भी हम बताए थे, और अप्रत्यक्ष माध्यम से भी हो सकता है कि बीच में बहुत सारे मध्यस्थ रहें। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखेंगे ना, हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो बीच में मध्यस्थ थे, चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो होलसेलर हो, यानी कि थोक विक्रेता हो या खुदरा विक्रेता हो, वो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका क्या काम है, क्या विशेषता है, ठीक है, फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। तो पहले हम लोग जो चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं होलसेलर के बारे में। ठीक है, कि होलसेलर कौन होता है, क्या काम करता है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, रोल क्या है उसका। थोक विक्रेता, ठीक है, थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर। अब नाम से ही लग रहा है थोक विक्रेता मतलब ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता होगा, ठीक है, फैक्ट्री से, और उसके बाद आगे बेचता होगा। ये तो मोटी बात हुई कि हाँ भाई ऐसा करता होगा। तो थोक विक्रेता होलसेलर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी है, बहुत महत्वपूर्ण मध्यस्थ है वितरण प्रणाली का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल का। और ये क्या करता है, ज्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में वस्तु का व्यापार करता है, लेन देन करता है, ज्यादा मात्रा में खरीदता है, ज्यादा मात्रा में बेचता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उससे सामान उठाता है, उससे सामान खरीदता है ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, और उसको क्या करता है, आगे अगले मध्यस्थ को, ठीक है, खुदरा विक्रेता को बेच देता है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट उपभोक्ता को बेच देता है, लेकिन जनरली खुदरा विक्रेता को बेच देता है। ठीक है, और इसमें विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता ये है ना कि ये डायरेक्टली उत्पादक से माल खरीदता है। ठीक है, तो थोक विक्रेता की बात करेंगे तो इसकी पहली विशेषता क्या है, ये कि ये डायरेक्टली उत्पादक से माल खरीदता है। ठीक है, डायरेक्ट उत्पादक से माल खरीदता है। दूसरी विशेषता जो है, ठीक है, होलसेलर की है, वो ये है ना कि ये बड़ी मात्रा में माल खरीदता है। ठीक है, डायरेक्टली तो वो प्रोड्यूसर से परचेज कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में परचेज करता है। ठीक है, मतलब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स परचेज करता है। होलसेलर परचेजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, और ही परचेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ठीक है, डायरेक्ट उत्पादक से माल खरीदता है। ठीक है, तीसरी बात यह है और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, रिलेटेबल बात यह है कि उत्पादक एक ही प्रकार या श्रेणी, एक ही कैटेगरी ऑफ गुड्स में डील करता है जनरली। ठीक है, सॉरी, उत्पादक नहीं, होलसेलर, थोक विक्रेता। ठीक है, तो एक ही प्रकार आप बोल लीजिए, या एक ही कैटेगरी, एक ही श्रेणी। ठीक है, तो उसी में ये डील करता है। जैसे कभी कभी रांची में भी अपर बाजार जाइएगा ना, तो आप देखिएगा कि कोई दुकान है कि जो किताब कॉपी का थोक विक्रेता है, मतलब किताब या सिंपली कॉपी का होलसेलर है। तो वहां पे आपको सिर्फ वही मिलेगा। अब आप कॉपी के होलसेलर में जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि कपड़ा दिखाइए। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो दुकान होती है मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, राशन की दुकान, किराने की दुकान, वहां पे आप देखेंगे कि सब चीज़ है, कॉपी किताब भी है, पेन भी है, कई लोग तो आजकल सब्जी और दूध भी उसमें बेचते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता की बात करेंगे, ठीक है, तो वो जनरली एक ही प्रकार या एक ही श्रेणी की वस्तु का थोक विक्रेता होता है। जैसे कपड़े का थोक विक्रेता है, तो मतलब कपड़े में ही डील कर रहा है वो। ठीक है, वहां पे जाके आप और कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, या जैसे हम बोले कि कागज यानी कि कॉपी का थोक विक्रेता है, तो वो वहां पे वही मिलेगा वहां पे जब जाएंगे। ठीक है, तो ये खासियत है थोक विक्रेता की कि वो एक ही प्रकार या एक ही श्रेणी की वस्तु का क्रय विक्रय यानी कि खरीद बिक्री करता है। ठीक है, और इसमें एक ये भी है ना कि वस्तु के वितरण के लिए, मतलब अभी ये खरीदा है तो ये आगे लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप में,
ठीक है, खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर को बेचेगा, तो उसके लिए ना इसके पास बहुत सारे कार्यकर्ता यानी कि एजेंट होते हैं, ठीक है, जो सामान को बेचने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग डायरेक्टली दुकान पे आके लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बार एजेंट्स की हेल्प लेना पड़ता है, कार्यकर्ता की हेल्प लेना पड़ता है सामान को अगले पड़ाव तक, अगले मध्यस्थ तक, अगले इंटरमीडियरी तक, या फिर नेक्स्ट जो वितरण प्रणाली में, नेक्स्ट जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में है उस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और थोक विक्रेता जब अपना व्यवसाय शुरू करता है ना, तो पूंजी बहुत चाहिए होती है। मतलब अगर आप होल सेलिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, मानिए हम बोलते हैं कि हम कपड़े के होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा ना कि हमको पूंजी बहुत चाहिए। क्यों पूंजी बहुत चाहिए? क्योंकि शुरू में ही बोले ना कि ज्यादा मात्रा में माल लेके आता है, ठीक है, तो अब ज्यादा माल लेके आएंगे किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो पैसा तो ज्यादा लगना ही है, ठीक है, तो उसके लिए एक ये भी विशेषता है थोक विक्रेता की कि वो माल को ज्यादा मात्रा में लेके आता है। ठीक है, दूसरा, इन जनरल थोक विक्रेता जो होता है, ठीक है, वो उधार यानी क्रेडिट पे भी जो उसके रिटेलर हैं, ठीक है, जो खुदरा विक्रेता है उनको सामान देता है। तो बिजनेस में तो ऐसा चलता है ना, ठीक है, बिजनेस में ऐसा चलता है। एज कंज्यूमर भी अगर हम लोग देखें ना, तो बहुत इंडिया में जनरली ऐसा होता है कि आपकी गली मोहल्ले की जो दुकान होती है ना, उससे आपका उधार चलता है, लेन देन चलता है, ठीक है, तो उधार में काम होता है। बल्कि बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है ना, जो सैलरी वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास की बात करें, कि कॉपी ऐसे होती है, राशन की कॉपी, महीने का आप राशन लिख के, गली मोहल्ले की दुकान है जो आपको जान रहा है, ठीक है, ये नहीं बोल रहे कि बिग बाजार में जाके उधार आपको दे देगा, तो गली मोहल्ले की दुकान में उधार चलता है, फिर जब आपकी सैलरी आती है तो आप पेमेंट करते हैं। तो ऐसा चलता है, ट्रस्ट है अगर तो चलता है। तो वैसा वहां पे भी चलता है कि थोक विक्रेता जो है वो खुदरा विक्रेता को हर बिजनेस की तरह, हर व्यवसाय की तरह उधार में भी सामान देता है। ठीक है, तो ये भी एक स्पेशलिटी है। और एक और इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है ना कि ये वित्तीय सहायता यानी कि फिनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब बैंक तो नहीं है जो फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा, तो कैसे प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। ठीक है, और एक स्पेशलिटी है कि जो होलसेल की दुकान होती है ना, वो जनरली शहर में ऐसी जगह पे होती है ना, जो मतलब एक व्यापारिक क्षेत्र होगा, ठीक है, जैसे मतलब बिजनेस एरिया होगा। जैसे नॉर्मल होता है ना कि कुछ एक टाइप की दुकान एक एरिया में मिलती है, जैसे सिंपली जैसे स्कूल कॉलेज जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे आसपास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है, उनके यहाँ पे जो पढ़ने आने वाले हैं वो यही बच्चे हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी तरह, या जैसे आप रांची में जो मेन एरिया है, जैसे मेन रोड आप चले जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे थोक खुदरा विक्रेता यानी कि बहुत सारी शॉप है, दुकान है, शोरूम है, क्योंकि वो मतलब एक मेन हब बन गया है, तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं, क्योंकि लोग शॉपिंग करने आएंगे तो खाना खाएंगे, तो ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो रणनीति होती है उसके हिसाब से होता है। उसी तरह थोक विक्रेता जो होता है यानी कि जो होलसेलर होता है, उसकी भी दुकान जो है वो शहर के मेन एरिया में होती है। ठीक है, ताकि लोगों को पता हो कि अच्छा ये जैसे अपर बाजार में है, अभी रांची की बात करें तो वहाँ पे हर चीज का जो है वो थोक विक्रेता है, तो वो एक मेन एरिया, एक हब बन गया, लोग वहाँ पे जाते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषता है किसी भी थोक विक्रेता की। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या कार्य करता है थोक विक्रेता, ठीक है, क्या क्या फंक्शन करता है। तो नॉर्मली अगर मोटा मोटी में देखें तो क्या फंक्शन करता है, सामान खरीदता है, आगे बेचता है, नहीं, ठीक है, इससे भी ज्यादा और है। ठीक है, तो वो क्या क्या करता है एक एक करके हम लोग देखेंगे, थोक विक्रेता के कार्य या फिर सिंपल फंक्शंस ऑफ होलसेलर। स्पेलिंग शायद देखने में थोड़ी गलत लग रही है, पर वो है नहीं है। ठीक है, तो ये थोक विक्रेता के कार्य, तो एक एक करके पहले कार्य लिख देते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। वस्तुओं का संग्रहण यानी कि accumulation of goods। अगला इसका फंक्शन जो है वो थोक विक्रेता का। ठीक है,
वस्तुओं का भंडारण, यानी कि स्टोरेज ऑफ गुड्स। ठीक है, अगला फंक्शन है इसका वित्त प्रदान करना। क्रेडिट प्रोवाइडिंग। ठीक है, अगला फंक्शन है इसका जोखिम उठाना, यानी कि रिस्क बेयर करना। तो पहले देखते हैं। तो पहला फंक्शन जो हम देख रहे हैं होलसेलर का, थोक विक्रेता का पहला कार्य वो है वस्तुओं का संग्रहण। ठीक है, संग्रहण करना मतलब आप जब उत्पादक से सामान उठा रहे उतना सारा एक साथ, ठीक है, तो वो भी एक फंक्शन है। ठीक है, आप एक्यूमुलेट करें उतना सारा सामान, जैसे मानो हम अपर बाजार में जाते हैं किसी कपड़े के थोक विक्रेता के पास, उसकी दुकान देखते हैं तो आप देखेंगे कि सारा सामान दुकान में अवेलेबल है, वो उतना लेके आया है। ठीक है, अब मानिए आप जाते हैं कहीं पे दुकान में और देखते हैं कि है दुकान में तो कुछ है ही नहीं, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं है, तो एज अ कस्टमर आप बोलेंगे कि है ही नहीं, माल ही नहीं है उसके यहाँ से क्यों जाएंगे हम खरीदने। ठीक है, लेकिन अगर आप जाते हैं तो जो दुकान का रख रखाव होता है, ठीक है, कि कितना माल है उसमें, इससे भी कस्टमर यानी कि ग्राहक जो है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे बिग बाजार में आप कभी भी चले जाइए, या इस तरह का जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर है या सुपर मार्केट है, बिग बाजार हो वो, या विशाल मेगा मार्ट है या अपना मार्ट है या इजी डे, इस तरह का जो भी है, ठीक है, तो वहां पे आप हमेशा जाइए तो हमेशा वहां पे वस्तुओं का संग्रहण रहता है, मतलब माल भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ नहीं भी लेना है तो वो इस तरह से डिस्प्ले में होता है, इस तरह से लगा हुआ होता है, उसका रख रखाव ऐसा होता है कि आप ले ही लेते हैं दो चार, अगर आपको नहीं लेना है तो भी। ठीक है, तो ये बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये भी एक फंक्शन है होलसेलर का कि ये वस्तुओं का संग्रहण करता है, मतलब ला के माल है उसके पास। ठीक है, अगला है वस्तुओं का भंडारण। भंडारण करना मतलब स्टोर करना। ठीक है, तो अब मानिए ऐसा भी होता है ना बहुत लोगों का कि आप गए हैं एक दुकान है, ठीक है, छोटी दुकान है, ठीक है, उसमें तो माल है ही, स्पेशली अपर बाजार में ये चीज बहुत होती है। ठीक है, आप देखे आपको पसंद नहीं आया तो बोलेगा कि अच्छा आपको इसका क्या दूसरा पीस चाहिए, अभी हम गोडाउन से मंगवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो उसका वेयर हाउस होगा जहाँ पे वो स्टोर करता होगा, कहीं पे वेयर हाउस भी है जहाँ पे सामान स्टोर कर रहा है वो, तो वो वहां से लेके आएगा। ठीक है, तो जो होलसेलर होता है, थोक विक्रेता होता है, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में माल उठा रहा है तो आपको कुछ तो डिस्प्ले में दिखेगा, लेकिन बाकी वो स्टोर भी करता है। ठीक है, अगला है वित्त प्रदान करना, क्रेडिट यानी कि उधार। ठीक है, ये भी इसका एक फंक्शन है। ठीक है, और ये इसमें बहुत मजे की बात है कि ये जो होलसेलर होते हैं ना, ये प्रोड्यूसर को भी उधार देते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है जो सामान बना रहा है, ठीक है, तो होलसेलर के पास भी पूंजी है, तो कई बार होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर को भी उधार देता है, और जो होलसेलर होता है ना वो रिटेलर को भी उधार में सामान देता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है, तो दोनों तरफ से ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये जो थोक विक्रेता है, होलसेलर है, ये जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो उत्पादक है उसको भी उधार देता है अगर पूंजी के रूप में चाहिए उसको, और जो रिटेलर है उसको भी सामान उधार में देता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। अगला है जोखिम उठाना, रिस्क बेयर करना। अब बिजनेस कोई भी हो रिस्क तो होता ही है। रिस्क होता क्या है, रिस्क का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, रिस्क का सिंपल डेफिनेशन होता है कि द चांसेस ऑफ मेकिंग लॉस। ठीक है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि शायद आपको नुकसान हो जाए, वो रिस्क है। ठीक है, नुकसान होने का जो भी चांस है वो रिस्क है। तो ऑब्वियसली एक होलसेलर है जो इतने मात्रा में सामान उठा रहा है, उसका भंडारण कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या रिस्क है, बहुत रिस्क है, हो सकता है सामान नहीं बिके। ठीक है, हो सकता है सामान डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, अगर खराब होने वाला है। ठीक है, हो सकता है आग लग जाए, चोरी हो जाए, बहुत सारे रिस्क हैं। ठीक है,
या हो सकता है जो इधर उधार वाला जो काम चल रहा है, इनको उधार देना उनको उधार देना, तो वो उधार जो है वो बैड डेट बन जाए, ठीक है, मतलब वापस नहीं मिले। तो ये बहुत सारे रिस्क हैं, हर बिजनेस में अपने अपने रिस्क होते हैं। यहाँ पे होलसेलर की बात करें तो उसके रिस्क की बात कर रहे हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन है, रिस्क पेयरिंग। ये जोखिम भी उठाता है जब ये बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो ये जोखिम भी उठाता है, ठीक है। तो एक थोक विक्रेता क्या करता है, ठीक है, उत्पादक से यानी कि प्रोड्यूसर से ज्यादा मात्रा में सामान लेता है, उसका संग्रहण करता है, एक्यूमुलेट करता है और उसको सुरक्षित रखता है, उसका भंडारण करता है, ठीक है। तो जो गोडाउन होते हैं वो मतलब उनके हिसाब से एक सेफ प्लेस है, ठीक है। अब मानिए कि हम क्या करते हैं ना कि हम वेजिटेबल सब्जी की बात करते हैं, ठीक है, कि बहुत सारा ऐसा है कि हम किसान से डायरेक्टली सब्जी उठाते हैं और उसको स्टोर करते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना, जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ होती है, मानो दूध से बना हुआ कोई सामान है या सब्जी है, उसका भंडारण करना भी बड़ा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, या उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, तो वो उस तरह के ट्रक्स होते हैं जिसमें एक टेम्परेचर मेंटेन, यानी कि पीछे वो पूरा रेफ्रिजरेटेड होता है, वो फ्रिज टाइप की चीज़ बनी हुई है, तो उसमें लेके जाना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो वस्तु का भंडारण करना, स्टोरेज करना, उसमें भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, जिस तरह का भी सामान है, ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऑब्वियसली वितरण करना, ये भी उसका एक फंक्शन है कि जो भी फुटकर विक्रेता है, ठीक है, तो खुदरा विक्रेता है, उसको सामान ये देता है, ठीक है, ये भी है। वित्त प्रदान करता है जैसे कि हम बोले, ठीक है, और रिस्क लेता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अगला फंक्शन है श्रेणियन, ठीक है। अब श्रेणियन क्या होता है, श्रेणियन मतलब कैटेगराइज करना, ठीक है, अलग अलग श्रेणी में बांटना, कैटेगराइज करना, ठीक है। और अगला इसका फंक्शन है मूल्य निर्धारण, ठीक है, यानी प्राइस फिक्स करना, ठीक है, प्राइस फिक्स करना, तो ये श्रेणियन यानी कि कैटेगराइज करना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो होलसेलर जो सामान लेके आ रहा है, ठीक है, एक ही सामान हो सकता है, जैसे हम बोले कि कपड़ा, कपड़े का होलसेल, उसमें कपड़े का मतलब ये थोड़ी कि सारा जो कपड़े का थान है वो एक ही है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, कोई कॉटन है, कोई सिल्क है, ठीक है, कोई रेयन है, ठीक है, कोई लिनन है, कोई वुलन है, ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। और उसी तरह से फिर उसको पैक भी करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो कैटेगराइजेशन है, जो अलग अलग श्रेणी में डालना है जो भी सामान। अब मानो हम बोल रहे हैं कि कॉपी का वो थोक विक्रेता है, ठीक है, तो कॉपी में भी तो कितनी वेराइटी होती है ना, रूल्ड कॉपी जो लाइन वाली होती है, प्लेन कॉपी, इंग्लिश की कॉपी, छोटे में जैसे हम लोग पढ़ते थे मैथ्स की कॉपी जिसमें बॉक्स बना हुआ होता है, रजिस्टर, उसमें भी कोई मोटा है कोई पतला है, किसी की पेज की क्वालिटी बिल्कुल वाइट है, किसी के पेज की क्वालिटी येलो है, ठीक है। तो मतलब उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उस तरह से कैटेगराइज करना और उस तरह से चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है, क्योंकि आगे भी पास करना है। मानो कोई होलसेलर है वो कॉपी बेचता है, ठीक है, कोई रिटेलर आया कॉपी चाहिए तो पूछेगा ना कि हमें कौन सी कॉपी चाहिए, तो रजिस्टर चाहिए, तो कितने पेज वाला रजिस्टर चाहिए, तो इतने पेज वाला। तो जब वो ऑलरेडी उस तरह से कैटेगराइज करके अपना सामान स्टोर करेगा, ठीक है, कि हाँ ये, ठीक है, तब वो बोलेगा कि अच्छा 100 पेज वाला चाहिए, तब आप वहां से निकाल के उसको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इमेजिन करिए कि श्रेणियन यानी कि कैटेगराइजेशन नहीं है, ठीक है, गोडाउन में पूरा माल भरा हुआ है, ठीक है, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितनी परेशानी होगी आपको ढूंढने में वो जो भी आपको कैटेगरी चाहिए। और सिर्फ कॉपी नहीं, जिस भी चीज़ में वो डील कर रहा है, जो भी सामान वो बेच रहा है, तो सामान बोलने के लिए एक हो सकता है कि कपड़ा है या कॉपी है, लेकिन उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। और आजकल की जो मार्केट है इसमें जो कंज्यूमरिज्म है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है का मतलब क्या है कि लोग हर चीज़ में वैरायटी ढूंढते हैं, ठीक है, हर चीज़ में, ठीक है। तो लोगों को हर एक चीज़ में वैरायटी चाहिए, ठीक है। हम लोग भी जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अच्छा हाँ क्या दिखाइए, तो सूट पूछेगा भाई कितने रेंज तक का चाहिए, ठीक है, कौन से कपड़े में चाहिए, किस स्टाइल का चाहिए, हैवी चाहिए, वर्क का चाहिए नहीं चाहिए, या टी शर्ट्स लेने भी अगर जाते होंगे, ठीक है,
तो आप पूछेंगे कि क्या भाई वी नेक चाहिए, पोलो चाहिए, कॉलर वाली चाहिए, फुल स्लीव चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए, स्ट्राइप्स चाहिए, मतलब वैरायटी बहुत है। ठीक है, तो ये इस तरह की वैरायटी में कैटेगराइज करना, श्रेणियन करना, ये भी एक फंक्शन है होलसेलर का। ठीक है, आखिरी है मूल्य निर्धारण, यानी कि प्राइस फिक्स करना। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो फैक्ट्री है जहाँ पे सामान बन रहा है, ठीक है, उससे जो थोक विक्रेता है यानी कि होलसेलर ले रहा है, वो रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर कस्टमर को दे रहा है। ठीक है, हर एक स्टेप पे ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये जो इतने सारे फंक्शन कर रहा है, रिटेलर भी बहुत सारे फंक्शन कर रहा है, उसके बदले में उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना, मुनाफा चाहिए, उनकी भी ये रोजी रोटी है। ठीक है, तो इसके लिए जो फैक्ट्री से ये सामान लेके आएगा, ठीक है, मानो कॉपी, ठीक है, और वो लेके आता है 15 रुपए पर पीस पे। ठीक है, तो अब ये इसको डिसाइड करना है, ठीक है, कि हम आगे अगले मध्यस्थ तक, अगले इंटरमीडिएट तक इसको कितने दाम में बेचे। ठीक है, क्योंकि ये जितने दाम में बेचेगा ना, उसी पे इसका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब ये दाम का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण करना भी कुछ ऐसा नहीं है कि बैठे कि बोले अच्छा 15 है चलो 17, नहीं, बहुत सारी चीज जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। आपकी कितनी लागत लगी है, कितनी मेहनत लगी है, आपके कितने संसाधन लगे हैं, आप उसका भंडारण कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मानो आपको रेंट भी देना है, आप ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, आपको गाड़ी का भाड़ा भी देना है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद, और आपको कुछ पैसा भी बचना चाहिए क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मूल्य का निर्धारण करता है, और फिर जो भी वस्तु है, ठीक है, उसको अगले पड़ाव तक, अगले मध्यस्थ तक पास करता है। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन है, ठीक है, होलसेलर का। अभी हम लोग अगला देखेंगे, फुटकर विक्रेता, आम भाषा में रिटेलर, ठीक है, खुदरा विक्रेता, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो फुटकर विक्रेता जो है वो क्या काम करता है वितरण प्रणाली में, वो भी देख लेते हैं। तो रिटेलर, रिटेलर क्या काम करता है वो देखते हैं। तो फुटकर विक्रेता वो होता है वितरण प्रणाली का वो मध्यस्थ है जो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करने वाला है। ठीक है, उपभोक्ता से, जो सामान यूज करेगा, मेरे और आपके तरह के जो लोग हैं जो उसको सामान जो यूज करेगा। जैसे हम लोग ज्यादातर सामान जो भी लेते हैं, आप मोहल्ले की दुकान से लेते हैं राशन, ठीक है, तो वो रिटेलर ही है। ठीक है, तो रिटेलर ही वो होता है, ठीक है, जो कस्टमर से डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा है, मतलब मिल रहा है फेस टू फेस। ठीक है, मुंह दर मुंह मिल रहा है कि हाँ ये कस्टमर है, ये सामान खरीद रहा है। क्योंकि जब होलसेलर भी हम लोग देखें तो वो रिटेलर को दे रहा है, उसको नहीं पता कि जो फाइनल, जो इसका उपभोग करने वाला उपभोक्ता है वो कौन है, लेकिन रिटेलर जो है उसका सीधा संबंध होता है। ठीक है, और रिटेलर का क्या होता है ना कि एक ये अच्छी बात रिटेलर के साथ होती है, क्योंकि उसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो जान रहा है, तो उसको ये भी पता होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की जरूरत क्या है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से सामान जो है वो लेके आता है। ठीक है, जैसे हम बता रहे थे ना कि मोहल्ले की जो राशन की दुकानें होती हैं, ठीक है, तो उसमें अभी आप देखेंगे कि अगर कोई मोहल्ला है और वहाँ पे राशन की दुकान है, तो पहले मतलब उसमें क्या दाल चावल तेल मसाला ये सब मिलता था। ठीक है, लेकिन मानो हम एक दुकानदार है और हम ये रिटेल स्टोर चलाते हैं, ठीक है, एक फुटकर विक्रेता है, हम सामान बेचते हैं और हम ये सारी चीज बेचते हैं अपने मोहल्ले में, लेकिन हम देखते हैं ना कि उसमें आसपास कहीं पे कोई डेयरी नहीं है। ठीक है, मतलब दूध लेने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस अवसर का लाभ उठाएंगे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक रेफ्रिजरेटर भी लगा लेते हैं और उसमें दूध भी बेचने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना, लोगों से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करें, हम देख रहे हैं कि वो अच्छा। ठीक है, या बहुत सारे तो आजकल आप देखेंगे कि गली मोहल्ले में कि ग्रोसरी स्टोर वाले लोग ही हैं, लेकिन बाहर में हम लोग सब्जी भी बेच रहे हैं। ठीक है, क्यों? उनको पता है लोग खरीदेंगे, सब्जी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो रिटेलर होने का एक ये फायदा है और ये एक उसका फंक्शन भी है फुटकर विक्रेता का, कि क्योंकि वो उपभोक्ता से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसका सीधा संबंध है, उसको ये पता होता है कि उपभोक्ता को क्या चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो सामान लेके आता है, उसके हिसाब से सामान बेचता है। ठीक है, और फुटकर विक्रेता की ये विशेषता होती है ना कि वो जो सामान खरीद रहा है, ठीक है, वो बिक्री के लिए, ठीक है, फुटकर विक्रेता
बिक्री करने के लिए ही नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है कि रिटेलर से भी कोई लेके तब कंज्यूमर से जाएगा, नहीं, वो D2C है, मतलब डायरेक्ट वो कंज्यूमर को दे रहा है जो भी फुटकर विक्रेता है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिटेलर या फुटकर विक्रेता के साथ कि वो लोग जो सामान है ना वो कम क्वांटिटी में भी बेचते हैं। ठीक है। मतलब अगर किराने की दुकान है और आप वहां जाके बोलेंगे 50 ग्राम जीरा दीजिए, क्यूमिन सीड्स, तो वो 50 ग्राम भी आपको देगा। ठीक है। लेकिन आप चले जाइए मसाले के होलसेलर के पास, बोलिए कि 50 ग्राम जीरा दीजिए, वो आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका ये काम है ना कि वो ज्यादा क्वांटिटी में बड़ी मात्रा में सामान बेचता है। ठीक है। लेकिन इस केस में जब हम फुटकर विक्रेता की बात करते हैं तो वो जितने कम से कम क्वांटिटी में भी आपको सामान देते हैं। ठीक है। तो रोजमर्रा में जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में ही सामान खरीदते हैं। ठीक है। हम लोग सब लोग। ठीक है। तो अगर कोई महीने का भी राशन हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं और मसाले की बात हम करें, नमक की, तो शायद 2 पैकेट 3 पैकेट नमक लेते होंगे, लेकिन कोई एक कार्टन नहीं लेता है नमक का कि जिसमें 24 पैकेट हो। ठीक है। तो रिटेलर की एक ये विशेषता है कि वो सामान को कम से कम मात्रा में भी बेचता है। ठीक है। मतलब आप एक शैम्पू भी ले सकते हैं 1 रुपए वाला, एक ग्रोसरी स्टोर से, एक रिटेलर से। ठीक है। दूसरी अगर पूंजी की बात करें तो जो फुटकर विक्रेता है, जो रिटेलर है, उसको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है, थोक विक्रेता की तुलना में, उसके कंपैरिजन में कम कैपिटल लगाना पड़ता है, कम पूंजी लगाना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि उसका माल कम होता है तो ऑब्वियसली पूंजी कम लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ये उधार मतलब में भी काम करता है, जैसे हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, लेकिन ज्यादातर नगद में। तो अब अगर गली मोहल्ले की दुकान है, आपका वैसा ट्रस्ट है, वैसा टर्म्स है, दुकानदार के साथ जान पहचान है, तो उधार में भी सामान देते हैं। ठीक है। लेकिन जनरली उधार में नहीं देते, कुछ लोग दे सकते हैं लेकिन जनरली नहीं देते। ठीक है। और फुटकर विक्रेता में क्या होता है ना कि ये ग्राहक को आकर्षित करने के लिए दुकान को बिल्कुल पॉम्प एंड शो, यानी साज सज्जा, मतलब पूरा मेंटेन। क्यों? कस्टमर अट्रैक्ट होगा तभी तो सामान लेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम उधर चले जाएंगे ना, थोक विक्रेता, होलसेलर, तो उसको इतना पॉम्प एंड शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि भाई रिटेलर तो सामान खरीदेगा ही, उसको कस्टमर को बेचना है, तो वहां पे उतनी सजावट की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। सजावट मतलब अच्छा रख रखाव, लाइटिंग है प्रॉपर। ठीक है। और आप देखेंगे जनरली ग्रोसरी स्टोर्स में आप घुसेंगे तो बाहर ही बिल्कुल लेस कुरकुरे के पैकेट और जो भी इस तरह की अट्रैक्टिव चीज होती है, कलरफुल चीज होती है, तो वो बाहर लगी हुई है। ठीक है। अगर वो लोग आइसक्रीम बेच रहे हैं तो आइसक्रीम के जो होर्डिंग्स होते हैं बड़े बड़े, वो लगे हुए हैं। ठीक है। आइसक्रीम का जो रेफ्रिजरेटर है जनरली दुकान के बाहर ही रखा हुआ है कि अब दूर से देख लीजिए, अच्छा यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है। ठीक है। क्योंकि उनका काम है कि ग्राहक को आकर्षित करना ताकि वो आके सामान खरीदे। ठीक है। होलसेलर में ये चीज नहीं है। तो ये तो सारी विशेषता हो गई। और अभी इसका कार्य देखते हैं, मतलब क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। तो क्या काम करते हैं? ऑब्वियसली पहला काम ये करते हैं कि वस्तुओं का क्रय, यानी कि बेचने का काम करते हैं। रिटेलर पहला काम यही करते हैं। ठीक है। और पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, व्यक्तिगत सेवा देते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर से उनका सीधा संबंध है। ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, आपके मोहल्ले की कोई दुकान है, आप वहाँ पे रोज जाते हैं दूध लेने के लिए। ठीक है। दुकानदार आपको जानता है। ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप बस जाके खड़े होंगे और वो आप जो सामान रोज लेके जाते हैं वो आपको दे देगा निकाल के। ठीक है। क्योंकि वो जान रहा है आप क्या लेने के लिए आए हैं। ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा मोहल्ले की दुकान में भी होता है कि आप अगर कॉल कर दे तो वो लोग आपका सामान घर पे भी पहुंचा देते हैं, गली मोहल्ले की दुकान में भी। ठीक है। तो मतलब होम डिलीवरी भी दे देते हैं। और स्पेशली रांची में अभी उतना कॉमन नहीं है, लेकिन मेट्रो सिटीज मुंबई वगैरह में तो ऐसा है ना कि मानो कोई अपार्टमेंट है। ठीक है। ये अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आसपास जितनी भी दुकान है ना वो लोग सब होम डिलीवरी देते हैं। ठीक है। क्योंकि इस तरह के बड़े बड़े शहर में ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं कि सुबह 10 बजे जा रहे हैं, शाम को 8 बजे अपने घर आ रहे हैं, थके हुए हैं, उतना बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप कॉल कर लीजिए और आपका सामान ये लोग आपके घर पहुंचा देंगे। और बहुत बार तो ऐसे भी होता है, ठीक है, अपार्टमेंट्स में कि जो डेयरी वाले लोग हैं, स्पेशली जो अंडे बेचते हैं या ब्रेड बिस्किट इस तरह के बेकरी वाले आइटम बेचते हैं, वो अपार्टमेंट में डोर टू डोर भी आते हैं रोज। मतलब उनका टाइम फिक्स है कि 4 बजे आएंगे, वो नॉक करेंगे, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। ठीक है। तो ये पर्सनलाइज सर्विस यानी कि व्यक्तिगत सेवा भी देते हैं। होलसेलर में ऐसा नहीं होता। ठीक है।
अगला है रिस्क। ऑब्वियसली जैसे हम बोले रिस्क सारे बिजनेस में होता है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा पूंजी लगा रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क होगा, कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम रिस्क होगा, ठीक है। तो रिटेलर उतनी पूंजी नहीं लगाता जितने की होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता लगा रहा है, लेकिन फिर भी जितनी भी पूंजी लगाता है उसमें भी रिस्क है। हर बिजनेस में रिस्क हो सकता है सामान ना बिके, धंधा ना चले, चोरी हो जाए, आग लग जाए, बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो वो रिस्क उठाना, ठीक है। साथ ही साथ वस्तुओं का प्रदर्शन, डिस्प्ले, जैसे हम बताएं कि इसमें साज सज्जा जो पॉम्प एंड शो होता है, जो रख रखाव दुकान का होता है, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू होलसेलर, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रदान करना, ठीक है। तो सूचना मतलब कोई न्यूज़ नहीं बताता, आप जो सामान उसके यहाँ से खरीद रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे दुकानदार से जब आप कुछ पूछेंगे, ठीक है, या स्पेशली आप रिटेल स्टोर कोई भी हो, जैसे अपना मार्ट, इजी डे, बिग बाजार, वहाँ पे भी जब आप जाएंगे, ठीक है, मानिए कि कोई सामान है, कोई कॉस्मेटिक है, कोई क्रीम है, आपको नहीं पता ऐसे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि आप पूछिएगा तो बता देंगे कि नहीं नहीं मैम ये ना इस पे ऐसे है। या बहुत बार जनरली हम लोग तो हर जगह पे ऑफर चाहते हैं, ऑफर मिले, तो अगर कोई सामान है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं कि अच्छा इस पे क्या ऑफर है। तो वहाँ पे जो सेल्स गर्ल होती है दुकान पे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि आप अगर 2 लेंगे ना तो 1 फ्री मिलेगा या 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सामान के बारे में वो भी आपको प्रोवाइड रिटेलर्स करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कार्य है, ठीक है, रिटेलर का, ठीक है। तो अगर हम तुलनात्मक विवरण देखें यानी कि कंपेयर करें थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता को, तो ऑब्वियसली जो थोक विक्रेता है वो ज़्यादा मात्रा में सामान लेता है, खुदरा विक्रेता कम मात्रा में लेता है। थोक विक्रेता क्या है, डायरेक्ट उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर से लेके आ रहा है, लेकिन फुटकर विक्रेता ज़्यादातर थोक विक्रेता से लेके आता है, होलसेलर से लेके आता है रिटेलर, ठीक है। और पूंजी ज़्यादा चाहिए थोक विक्रेता को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है फुटकर विक्रेता के केस में, ठीक है। और थोक विक्रेता जो है वो एक ही कैटेगरी का सामान बेचता है, जैसे हम बोले कि कपड़े का थोक विक्रेता, लेकिन रिटेलर में ऐसा नहीं होता, वो लोग बहुत सारा सामान, अलग अलग तरह का सामान जो है वो बेचते हैं। थोक विक्रेता डायरेक्ट जो उपभोक्ता है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन फुटकर विक्रेता के साथ ये अच्छी है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर के कॉन्टैक्ट में है, तो उसकी जो भी डिमांड है, क्या मांग है, उसके हिसाब से वो सामान लाता है, उसके हिसाब से सामान बेचता है। थोक विक्रेता को दुकान की सजावट पे या कैसा रख रखाव है, कैसा डिस्प्ले, उस पर उतना ज़्यादा पैसा लगाने की या उसको साज सज्जा करने की ज़रूरत नहीं होती, फुटकर विक्रेता में होती है, ठीक है। और उपभोक्ता के साथ जैसे हम बोले डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष संबंध है फुटकर विक्रेता का, और थोक विक्रेता का नहीं है, मतलब उसको पता भी नहीं कि हम जो ये कपड़ा अभी बेच रहे हैं उसको कौन पहनेगा, उसको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर को डायरेक्टली बेच नहीं रहा है, ठीक है। तो ये है वितरण प्रणाली, ठीक है। और इसमें एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे हम बताएं वितरण प्रणाली क्या है, ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखें कि कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं जो इस पूरे वितरण प्रणाली में यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि कितने तरह का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में यह है कि उत्पादक डायरेक्ट उपभोक्ता को सामान बेच रहा है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और अप्रत्यक्ष में बीच में कुछ इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, बिचौलिए हैं या मध्यस्थ हैं, ठीक है, वो थोक विक्रेता हो सकता है, खुदरा विक्रेता हो सकता है, कई बार एजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि जो थोक विक्रेता है वो क्या क्या काम करता है, ठीक है, उत्पादक से माल लेता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, एक ही प्रकार का माल लेता है, एक ही श्रेणी, एक ही कैटेगरी का माल लेता है वो, ठीक है, और संग्रहण करता है, भंडारण करता है, उसका क्रेडिट यानी कि उधार भी प्रोवाइड करता है, और रिस्क बेयर करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे, और साथ में कैटेगराइज करता है चीज़ों को, जैसे हम बोले एक तरह का सामान लेने का मतलब ये नहीं होता है कि सब हूबहू हो सेम, ठीक है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती। और फिर प्राइस फिक्स करता है कि जब हम अगले वितरण प्रणाली में जो अगला मध्यस्थ है उसको सामान जब हम बेचने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी पर्सन है इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको किस प्राइस पे बेचें। नेक्स्ट है रिटेलर, जो कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान जो है वो बेचता है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसको भी क्या करना पड़ता है, इसकी दुकान की जो साज सज्जा होगी, जो रख रखाव, जो पॉम्प एंड शो होगा वो ज़्यादा होगा ताकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ये कम से कम मात्रा में भी कस्टमर को सामान बेचता है, इसका कस्टमर के साथ एक पर्सनल अट्रैक्शन होता है क्योंकि फेस टू फेस, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत सेवा भी प्रोवाइड करता है जैसे कि हम बता रहे थे, ठीक है।
ये भी रिस्क लेता है क्योंकि ये भी बिजनेस कर रहा है और हर बिजनेस में रिस्क होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ठीक है, होपफुली क्लियर है। चलिए, थैंक यू।